नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 23 मार्च 2021 की शाम 5 बजे चकेरी थाना प्रभारी धद्दीवल तिवारी को सूचना मिली कि चंदारी स्थित साइंटिस्ट हॉस्टल में रंजना त्रिपाठी की मौत हो गई है। ये खबर उन्हें कृष्णानगर चौकी इंचार्ज आरजे गौतम द्वारा मिली थी। चूंकि मौत का ये मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए थाना प्रभारी सूचना मिलते ही घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दे दी। धद्दीवल तिवारी पुलिस बल के साथ चंदारी स्थित उस हॉस्टल पर पहुंचे तो वहां कर्मचारियों की भीड़ जुटी थी। जेई रंजना त्रिपाठी का शव हॉस्टल के बाहर खून से तरबतर पड़ा था। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि रंजना त्रिपाठी डीएमएस आरडीई में अवर अभियंता थी। उनके पास साइंटिस्ट हॉस्टल की देखरेख की भी जिम्मेदारी थी। अभी धद्दीवल तिवारी निरीक्षण कर ही रहे थे कि खबर पाकर एसएसपी प्रतिंदर सिंह तथा एसपी शिवाजी भी वहां पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। फिर वे हॉस्टल की 5वीं मंजिल की छत पर पहुंचे। वहां पर पुलिस अधिकारियों को उनकी चप्पलें, मोबाइल फोन और बैग मिला। बैग को खंगाला गया तो बैग में नींद की 15 गोलियों का पैकेट मिला, जिसमें से 6 गोलियां नहीं थी। साथ ही फिनाइल की बोतल मिली, जिसका ढक्कन खुला हुआ था। बैग में एक पर्स भी मिला, जिसमें नकदी थी। इसी बैग में एक नोट भी था। बैग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच की। टीम ने बैग से बरामद सामान की भी जांच की तथा साक्ष्य एकत्र किए। एसएसपी प्रतिंदर सिंह व एसपी शिवाजी ने मृतका के मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें रजनी के पिता का मोबाइल नंबर सेव था। उन्होंने उनके पिता परमात्मा शरण को फोन कर उसकी मौत की सूचना दी तथा शीघ्र घटनास्थल पर आने को कहा। बेटी की मौत की सूचना पाकर वो घबरा गए। इसके बाद तो उनके घर परिवार में सनसनी फैल गई। मृतका के पिता को सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बैग से बरामद रजनी के नोट का अवलोकन किया। नोट अंग्रेजी में लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था, पति शिवम मुझे प्रताड़ित करता है, रुपयों की मांग करता है, सास जेठ देवर भी धमकाते हैं, हमारी मासूम बेटी का इलाज भी पति नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि बेटी मर जाए। नोट पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी समझ गए कि रजनी त्रिपाठी के पति व ससुराली जनों की प्रताड़ना से उन्होंने ये कदम उठाया है। उनकी मौत का जिम्मेदार उनका पति व ससुराल के अन्य लोग हैं। उन्हें कानून के शिकंजे में कसना होगा। इसी समय मृतका रजनी के परिवार के लोग आ गए। बेटी का शव देखकर पिता रो पड़े, भाई निखिल भी रो पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धैर्य बंधाया तथा घटना के संबंध में पूछताछ की। परमात्मा शरण ने उन्हें बताया कि वो आईआईटी नानकारी में रहते हैं। उन्होंने मई 2019 में बड़ी बेटी रजनी की शादी गुजैनी निवासी शुभम पांडे के साथ की थी। शादी के चंद महीने बाद ही वो बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। रजनी की सास शशि पांडे तथा जेठ सत्यम व देवर हिमांशु उर्फ सनी भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनकी मांग थी कि मायके से 10 लाख रुपए लाकर दे तथा गांव की जमीन में भी हिस्सा दो। मांग पूरी न होने पर उन्होंने रजनी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी से डरकर रजनी मायके में आकर रहने लगी थी। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दामाद शुभम पांडे भी आकर बेटी के साथ रहने लगा। यहाँ भी वो रजनी को प्रताड़ित करता था और वेतन का रुपया छीन लेता था। विरोध करने पर वो घर वालों से मारपीट पर उतारू हो जाता था। 26 फरवरी 2020 को रजनी ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। बेटी पैदा होने से शुभम नाराज था, क्योंकि वो बेटा चाहता था। जन्म के बाद मासूम को इन्फेक्शन हो गया था। इलाज के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन शुभम बेटी का इलाज नहीं कराना चाहता था। वो चाहता था कि वो मर जाए। इलाज को लेकर वो रजनी तथा घर के लोगों को प्रताड़ित करता था। एक सप्ताह पहले वो रजनी से लड़ झगड़ कर अपने घर गुजैनी चला गया था। तब से रजनी बेहद परेशान थी। आज सुबह 10 बजे रजनी कार से ड्राइवर के साथ अस्पताल का बिल पास कराने अपने ऑफिस के लिए निकली थी।
11 बजे हमारी रजनी से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे शाम को उसकी मौत की सूचना मिली। रजनी की मौत का जिम्मेदार उसका पति शुभम तथा उसके घर वाले हैं। उन दहेज के लोभियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका रजनी के शव को पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि मृतका के नोट में उत्पीड़न की बात कही गई थी तथा मृतका के पिता ने भी दहेज उत्पीड़न की बात कही थी, इसलिए एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने चकेरी थाना प्रभारी धद्दीबल तिवारी को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही धद्दीबल तिवारी ने मृतका रजनी के पिता त्रिपाठी की तहरीर पर धारा 304 के तहत मृतका के पति शुभम पांडे, जेठ सत्यम पांडे, देवर हिमांशु तथा सास शशि पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गए। 24 मार्च 2021 को जब रजनी त्रिपाठी की मौत की खबर अखबारों में छपी तो शुभम पांडे व उसके घर वाले घबरा उठे। उनकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वे अपने बचाव में घर से फरार हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं के तलवे चाटने लगे। 24 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच मृतका रजनी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उमड़ी भीड़ के बीच कल्याणपुर से विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार भी पहुंची। उन्होंने मृतका के पिता परमात्मा शरण त्रिपाठी को धैर्य बनाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ है, वो उनकी हर संभव मदद करेंगी। दहेज के लोभियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। चूंकि राज्य मंत्री का बयान पुलिस के जेहन में था, इसलिए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके मृतका रजनी के पति शुभम पांडे व जेठ सत्यम पांडे को नाटकीय ढंग से 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में शुभम व सत्यम पांडे ने खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने मृतका के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कभी भी रजनी का उत्पीड़न नहीं किया, उसने प्रेम विवाह किया था। दहेज की बात कहां से आई? रजनी जिद्दी व घमंडी थी, वो हमारे परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। कानपुर शहर का एक मोहल्ला नानाकारी पड़ता है। आईआईटी से नजदीक होने की वजह से इसे आईआईटी नानकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये कल्याणपुर थाना अंतर्गत आता है। इस मोहल्ले में ज्यादातर धनवान लोगों का निवास है। इसी नानकारी में परमात्मा शरण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी गुड्डी के अलावा 3 बेटियां रजनी, अंशुल, रोसी तथा एक बेटा निखिल था। परमात्मा त्रिपाठी कानपुर के मुख्य डाकघर में वरिष्ठ सहायक के पद पर थे। उनका अपना आलीशान मकान था। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। परमात्मा शरण त्रिपाठी स्वयं पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलाई थी। अंशुल पढ़ लिखकर बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जबकि बेटा निखिल आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा था। बड़ी बेटी रजनी की तमन्ना इंजीनियर बनने की थी। वो खूब मेहनत कर रही थी और इंजीनियरिंग की कोचिंग भी जाती थी। रजनी त्रिपाठी जिस कोचिंग सेंटर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाती थी, उसी में शुभम पांडे भी पढ़ने आता था। शुभम पांडे कानपुर के गोविंद नगर थानांतर्गत गुजेनी मोहल्ले में रहता था। उसका बड़ा भाई सत्यम पांडे प्राइमरी स्कूल में टीचर था, जबकि छोटा भाई हिमांशु लेखपाल था। माँ शशि पांडे घरेलू महिला थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। शुभम और रजनी हम उम्र थे, दोनों साथ साथ कोचिंग कर रहे थे, इसलिए उनमें दोस्ती थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार का रंग गहरा हुआ तो दोनों एक दूसरे के बिना अपने को अधूरा समझने लगे। एक रोज प्यार के क्षणों में शुभम ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो रजनी ने उसके प्यार पर मुहर लगा दी। दोनों में तय हुआ कि डिग्री हासिल करने के बाद जब वे नौकरी करने लगेंगे तब शादी रचा लेंगे। समय बीतने के साथ शुभम ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और वो एक निजी कंपनी में इंजीनियर बन गया। रजनी त्रिपाठी भी डिग्री हासिल करने के बाद डीएमएस आरडीआई में अवर अभियंता के पद पर नौकरी करने लगी। उसे 60 साइंटिस्ट हॉस्टल के देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई। हर रोज विभागीय कार ड्राइवर के साथ वो ऑफिस आती जाती थी। नौकरी लग जाने के बाद शुभम ने रजनी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रजनी ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने परिवार वालों को अपने प्यार के बाबत बताया
और शादी की इच्छा जताई। दोनों परिवारों की सहमति के बाद 2 मई 2019 को रजनी और शुभम शादी के बंधन में बंध गए। शुभम की दुल्हन बनकर रजनी ससुराल आ गई। ससुराल में चंद महीने बाद ही रजनी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति, सास, जेठ व देवर उस पर 10 लाख रुपया मायके से लाने का दबाव बनाने लगे थे। गांव की जमीन में भी हिस्सा देने की बात कहने लगे। रजनी ने बात मानने से इनकार कर दिया तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे जान मार की धमकी भी दी जाने लगी। प्रताड़ना से आजीज आकर रजनी ससुराल छोड़कर मायके आ गई। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो शुभम का काम प्रभावित हुआ, इसलिए वो भी रजनी के साथ नानकारी आकर रहने लगा। ससुराल में रहते हुए भी शुभम पत्नी को प्रताड़ित करता और उसका वेतन छीन लेता। रजनी व उसके माता पिता विरोध करते तो शुभम उनके साथ मारपीट करता। लोक लाज और बेटी के भविष्य को देखते हुए माता पिता शुभम के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते। 26 फरवरी 2021 को रजनी ने प्राइवेट अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से शुभम का मूड खराब हो गया था। उसने खूब हंगामा किया और रजनी को भी प्रताड़ित किया। बेटी बीमार पड़ी तो वो उसका इलाज भी नहीं कराना चाहता था। वो चाहता था कि बेटी मर जाए, लेकिन रजनी ने इलाज कराया तो वो 12 मार्च को लड़ झगड़ कर तरह तरह की धमकियां देकर अपने घर उज्जैनी चला गया। पति की प्रताड़ना से रजनी टूट चुकी थी। उसे अपना जीवन नीरस लगने लगा था। वो दिन रात अपने व अपनी मासूम बेटी के भविष्य के बारे में सोचा करती थी। वो कई दिनों तक इसी उलझन में उलझी रही। आखिर उसने इस दुनिया को अलविदा कहने का निश्चय किया। इसके लिए उसने नींद की गोलियां खरीदी और एक फिनाइल की बोतल ली। इसे उसने अपने बैग में सुरक्षित कर लिया। इसके बाद रात में उसने अंग्रेजी में एक नोट लिखा और उसे भी अपने बैग में रख लिया। 23 मार्च 2021 की सुबह 10 बजे रजनी कार से ड्राइवर के साथ घर से निकली। लगभग 11 बजे पिता ने उससे बात की तो उसने बताया कि वो हॉस्पिटल का बिल पास कराने चंद्री स्थित ऑफिस जा रही है। इसके बाद रजनी शहर में घूमती रही। शाम 4 बजे वो ऑफिस पहुंची। कार उसने सड़क किनारे खड़ी करा दी और हॉस्टल पहुंची। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर हॉस्टल की 5वीं मंजिल की छत पर पहुंची। यहाँ उसने चप्पलें उतारी और उसके बाद उसने वो किया जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए था। हॉस्टल के कर्मचारियों ने रजनी की बॉडी को देखा तो वो सहम गए। उनमें से एक कर्मचारी ने भागकर कृष्णानगर चौकी इंचार्ज आरजे गौतम को सूचना दी। चौकी इंचार्ज ने तुरंत थाना प्रभारी धरीबल तिवारी को घटना से अवगत कराया। उसके बाद पुलिस व अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। 26 मार्च 2021 को पुलिस ने अभियुक्त शुभम व सत्यम पांडे को कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था। फिलहाल शशि और हिमांशु पांडे को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी जो क्राइम की कहानी है वो है ढाका, बांग्लादेश से। राइमा इस्लाम सीमू बांग्लादेश की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने न सिर्फ 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया बल्कि 2 दर्जन से अधिक नाटकों में भी काम करके दर्शकों के दिल में जगह बनाई। ये महज इत्तेफाक की बात है कि जिन दिनों देश भर में अपने दौर की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बॉबी की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज रंजीसी सही की चर्चा हो रही थी, उन्हीं दिनों बांग्लादेश की परवीन जितनी लोकप्रिय और सुंदर एक्ट्रेस राइमा इस्लाम सीमू की दुखद हत्या की चर्चा भी उतनी ही शिद्दत से हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि परवीन बॉबी का शव उनके घर में मिला था, जबकि राइमा का एक सड़क पर मिला था। ये सड़क बांग्लादेश की राजधानी ढाका के किरानीगंज अलियापुर इलाके में हजरतपुर ब्रिज के नजदीक है, जो कालाबागान थाने के अंतर्गत आता है। 17 जनवरी 2022 को राइमा का शव मिला तो बांग्लादेश में सनसनी खिंच गया, क्योंकि वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी, बल्कि घर घर में उनकी पहुंच थी। अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना एक बड़ा दर्शक और प्रशंसक वर्ग तैयार कर लिया था। जिस हाल में राइमा का शव मिला था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। इस हादसे ने एक बार फिर साफ कर दिया था कि रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आमतौर पर फिल्म स्टार, फिर वो किसी भी देश के हो, उनकी जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं जितनी कि उनके जिए किरदारों में दिखती है। यही राइमा के साथ हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका बेहद करीबी शख्स था।
और हत्या की वजह कोई अफेयर, पैसे का लेन देन, कोई विवाद या नशे की लत या फिर कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। 45 साल की राइमा साल 1977 में ढाका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी, जिन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। ढाका से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। 19 साल की उम्र में ही उन्हें वर्तमान फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। निर्माता काजी हयात की इस कामयाब फिल्म से वो फिल्म इंडस्ट्री में पहचानी जाने लगी। पहली फिल्म कामयाब होने के बाद राइमा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते उन्होंने बांग्लादेश के तमाम दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। छोटे पर्दे पर आना उनकी व्यवसायिक मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भी टीवी सीरियल को ज्यादा पसंद करते हैं। राइमा ने कोई 25 सीरियल में एक्टिंग की थी, जिससे घर घर उनकी पहुंच बढ़ गई थी। राइमा आला कारोबारी दिमाग की मालकिन थी, इसलिए उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया था, जिसके तहत कई टीवी सीरियल बने थे। बहुमुखी प्रतिभा की धनी इस एक्ट्रेस को टीवी न्यूज चैनल एंटीना बांग्ला में सेल्स एंड मार्केटिंग में वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया था। जल्द ही एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टीएन इवेंट्स लिमिटेड के सीईओ की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में ही अपना ब्यूटी सैलून भी शुरू कर दिया था, जिसका नाम रोज ब्यूटी सैलून है। ढाका का ग्रीन रोड इलाका राइमा के घर की वजह से भी पहचाना जाने लगा, जो दर्शकों और फैंस की नजर में किसी मन्नत या जन्नत से कम नहीं था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली और दर्शकों के दिल पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी नर्क से कम बदतर नहीं थी। और इसकी वजह था उसका पति सखावत अली नोबेल, जो कभी उन्हें बहुत प्यार किया करता था। इन दोनों ने 16 साल पहले लव मैरिज की थी। आम दर्शक इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता कि उसकी चहेती एक्ट्रेस अपने महल जैसे घर के अंदर सदस्यों के साथ हंस खेल रही होगी, रोमांस कर रही होगी या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच या डिनर कर रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी कम से कम राइमा की जिंदगी में तो नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वो बेहद घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। आलीशान घर के अंदर कलह स्थायी रूप से पसर चुकी थी, जिससे उनके दोनों बच्चे सहमे सहमे से रहते थे। राइमा और सखावत कहने और देखने को तो साथ रहते थे, और पति पत्नी कहलाना भी उनकी सामाजिक मजबूरी हो चली थी। लेकिन रोज रोज की मार कुटाई और कलह आम बात हो चुकी थी। ये सब कितने खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुका था, इस बात का खुलासा 17 जनवरी 2022 को राइमा का शव मिलने के बाद हुआ। अंदर से टूटी और थकी हुई ये एक्ट्रेस 16 जनवरी को मावा एक शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई, क्योंकि राइमा का फोन भी बंद जा रहा था। काला बगान थाने में उनकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई। एक रिपोर्ट राइमा की बहन फातिमा निसा ने भी लिखाई थी। पुलिस ने राइमा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन देर रात तक कोई कामयाबी नहीं मिली तो मामला सुबह तक के लिए टाल दिया गया। इस दौरान उनका भाई शहीदुल इस्लाम खोखान लगातार पुलिस वालों से बहन को ढूंढने की गुजारिश करते हुए खुद भी राइमा की तलाश में इस उम्मीद के साथ लगा रहा कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उसके हाथ भी मायूसी ही लगी। 17 जनवरी की सुबह कुछ राहगीरों ने हजरतपुर ब्रिज के पास एक लावारी संदिग्ध बोरे को देखकर इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने आकर जैसे ही बोरे को खोला तो उसमें बरामद हुआ राइमा का शव, जो 2 टुकड़े करके बोरे में ठूसा गया था। गले पर चोट के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे साफ हो गया कि राइमा की हत्या हुई है और शव को यहाँ पर फेंक दिया गया है। लेकिन हत्यारा कौन हो सकता है, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। राइमा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली और फैंस जहां तहां इकट्ठा होने लगे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस को सखावत पर शक तो था ही, लेकिन जैसे ही राइमा के भाई शाहिदुल ने ये कहा कि सखावत एक ड्रग एडिक्ट है, वो अक्सर मेरी बहन से कलह करता था, मैंने उसकी कार में खून देखा है, वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक घर पर नहीं था, मुझे लगता है कि उसी दौरान उसने राइमा के शव को फेंका है। शाहिदुल की शिकायत पर पुलिस ने सखावत को घेरा तो बिना किसी ज्यादा मुशक्कत के उसने सच उगल दिया। अब तक राइमा के फैंस जगह जगह मोमबत्तियां लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए
प्रार्थना करने लगे थे। सोशल मीडिया पर भी राइमा छाई हुई थी। लोग श्रद्धांजलि देते राइमा के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिए गए सखावत ने बगैर किसी खास चूत चपड़ के अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बयान की बिना पर 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, जिनमें उनका ड्राइवर और एक नजदीकी दोस्त अब्दुल्ला फराद भी था। फराद को सखावत ने फोन करके बुलाया था। पूछताछ में पता चला कि सखावत और फराद ने राइमा की हत्या 16 जनवरी को ही कर दी थी। समय था सुबह के 7 बजे का। इन दोनों ने राइमा के शव को बोरे में भर दिया और उसे प्लास्टिक की डोरी से सिल दिया। ये काम इत्मीनान से बिना किसी अडंगी के हो सके, इसके लिए उन्होंने घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लेने भेज दिया था। घटना स्थल से बरामद डोरी सखावत के गले का फंदा बनेगी, ये भी तय दिख रहा है, क्योंकि जब पुलिस टीम घर पहुंची थी तो इस डोरी का पूरा बंडल वहां से बरामद हुआ था, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ये दोनों शव को ठिकाने लगाने के पहले उसे मीरपुर ले गए, लेकिन वहां कोई सुनसान जगह नहीं मिली तो वापस घर आ गए थे। राइमा का शव उन लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा था। मीरपुर से वापसी के बाद दोनों रात 9:30 बजे के करीब हजरतपुर ब्रिज पहुंचे और शव वाले बोरे को वहीं फेंक दिया, लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में गलती से डोरी वहीं छोड़ दी, जो उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन गई। शव फेंकने के बाद घर आकर दोनों ने सबूत मिटाने की गरज से कार को धोया और बदबू दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का, लेकिन इसके बाद भी खून के धब्बे पूरी तरह से नहीं मिट पाए थे। गलत नहीं कहा जाता कि मुलजिम कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। फिर सखावत और फराद तो नौसिखिए थे, जो ये मानकर चल रहे थे कि उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने गुनाह को अंजाम दिया है, इसलिए पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। कुछ दिन हल्ला मचेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस के सामने सखावत ने शरीफ बच्चों की तरह मान लिया कि राइमा से कलह के चलते उसने उसका कत्ल किया, लेकिन हकीकत में वो अव्वल दर्जे का शराबी और ड्रग एडिक्ट था, जो पत्नी को मारकर उसकी सारी दौलत हड़प लेना चाहता था, जिससे ताउम्र मौज और अय्याशी की जिंदगी जी सके। पर अब उसे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसना तय दिख रहा है। हो सकता है अदालत कोई रहम न दिखाते हुए सखावत को फांसी की सजा ही दे दे, जिसका कि वो हकदार भी है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।